बस करो बंद करो। आज हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा की। क्यों हम कह रहे हैं कि बस करो बंद करो। लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, कभी भोपाल, कभी रीवा, कभी इंदौर, आखिर कुछ इंसानों को हो क्या गया है? सोच में विकृति की हद कहां ले जा रही है? बेटियां इतनी असुरक्षित क्यों हो गई हैं? लेकिन ये 3 शहर ही क्यों, मध्य प्रदेश ही क्यों? हालात तो तमाम राज्यों की कुछ ऐसी ही हैं। तो इसकी वजह क्या है? अचानक सोच में ये जहर कहां से घुल रहा है? इन्हें रोकने के उपाय क्या हैं? इन्हें कौन रोकेगा? जिम्मेदारी जिस जिसकी भी हो, आज हम यही कहेंगे, बस करो बंद करो। मुद्दा बड़ा है, इसीलिए ये डिबेट भी बड़ी है। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं। ये 2 तस्वीरें हमें शर्मिंदा कर रही हैं। एक देश के सबसे साफ शहर इंदौर से, दूसरी रीवा की। 21 अक्टूबर, ये तारीख भूलना आसान नहीं होगा। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात जब देश के सबसे साफ शहर की सड़कों पर एक महिला बगैर कपड़ों में थी। राह चलते कुछ लोगों ने देखा भी और चलते बने। पुलिस कह रही है 22 साल के एक लड़के ने मानसिक रूप से परेशान महिला के साथ बलात्कार किया, फिर उसे बगैर कपड़ों के छोड़ दिया। फिलहाल इंदौर के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। प्रभात गश्त के दौरान जो पुलिस है उसने इस महिला को दस्तयाब किया था। उसके बाद महिला का मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिसके बाद पुलिस ने उस संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करी, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया है। साथ ही साथ में मेडिकल रिपोर्ट जो पीड़िता की है उसके आधार पर और संदिग्ध के बयान के आधार पर पुलिस ने इसमें जो 64, 66, 172 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है। रीवा में पति के साथ घूमने निकली महिला से गैंग रेप हो गया। आरोपियों ने पति को मारा, पेड़ से बांध दिया और उसके सामने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वीडियो बनाकर धमकाया, कहा पुलिस के पास गए तो वीडियो वायरल कर देंगे। वहाँ पे पहले से एक ग्रुप 5-6 लोगों का मौजूद था जो कि वहाँ पार्टी कर रहा था, और कुछ समय बाद वो उस दंपत्ति के पास आया और जो व्यक्ति लड़का था उसके साथ मारपीट करके उसको अलग ले गया, और जो लड़की थी, महिला थी पीड़िता, उसके साथ फिर उन लोग ने गलत काम किया। और एक पीड़िता ने ये भी बताया कि उनका वीडियो भी बनाया था, और बाद में जब उनको छोड़ा तो उसके ये बोला कि अगर आप कहीं रिपोर्ट करोगे तो आपकी वीडियो ये वायरल कर दिया जाएगा। अगले दिन फिर उन्होंने हिम्मत करके पुलिस को रिपोर्ट किया 22 तारीख को, और जिसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद 7 बजे इसमें FIR रजिस्टर कर दी गई है। कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया है। कांग्रेस कह रही है सरकार आयोजनों में व्यस्त है, वहीं बीजेपी का कहना है सरकार संवेदनशील है, आरोपी फौरन पकड़े गए। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ में, अव्वल इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से कहीं कुछ होता है तो उसको हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने इन चीज़ों को कानूनी दायरे में लाकर कठोर से कठोर कार्रवाई का जो मुझे लगता है कि काम किया है, और भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अगर होंगी तो उनको बहुत ताकत से उनको दबाने का काम किया जाएगा। मैं समझता हूँ जो घटना हुई रीवा में, उसका भारतवर्ष में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि एक पति को पेड़ से बांधा, उसी के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया। भयावहता है। और मोहन यादव जी की सरकार का जो गृह विभाग है कोलैप्स हो गया। मतलब अब गृह विभाग बचा ही नहीं है, अब तो जंगल राज बचा है। उनको एक विभाग बनाना पड़ेगा, जंगल राज विभाग। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में महिला अपराध में 65,743 मामलों के साथ यूपी टॉप पर था। 32,765 मामलों के साथ मध्य प्रदेश इस सूची में 5वें नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में देश भर में पब्लिक प्लेस में महिलाओं से गंदे इशारे और कमेंट से जुड़े 25,741 केस दर्ज हुए। इनमें सबसे ज्यादा 10,133 केस मध्य प्रदेश में सामने आए। 2022 में देश भर में बलात्कार के 31,516 मामले दर्ज हुए। राजस्थान में सबसे ज्यादा 5,399 केस। मध्य प्रदेश इस सूची में तीसरे नंबर पर रहा, जहां बलात्कार के 3,029 मामले दर्ज हुए। इंदौर से तनुश्री, भोपाल से अमृतांशी और रीवा से जावेद अंसारी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। तो 2 मामले हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से गैंग रेप एक महिला के साथ किया गया जो अपने पति के साथ गई थी, और धमकी उसके पति को दी कि अगर पुलिस के पास गए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा।
और दूसरी खबर में मानसिक रूप से बीमार एक महिला के साथ रेप किया गया। इसी पर चर्चा करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा पर, स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रिया भावे हैं, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर स्वास्तिका चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक्ट्रेस हैं। सीमा सोलंकी समाज सेविका, सोनम छतवानी मनोवैज्ञानिक हैं, खुशबू जैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और अब से कुछ ही देर में निर्मल कौर भी हमारे साथ जुड़ेंगी, पूर्व डीजीपी झारखंड से। मेरा पहला सवाल डॉक्टर प्रिया भावे आपसे है। आप ये 2 रिपोर्ट देख रही होंगी और ये कोई पहला मामला नहीं है, हम रोजाना ऐसे ही मामले सुनते हैं। आखिर सवाल ये कि समाज को हो क्या गया है? क्या महिलाएं कभी खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? देखिए, बिल्कुल भी नहीं महसूस कर पाएंगी, क्योंकि अभी तक कलकत्ता का जो इंसिडेंस हुआ था, जहां पर ये प्रूव हो गया कि वर्क प्लेस पे जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी सेफ नहीं है। अभी 1 महीने पहले ही उज्जैन में दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ रोड पर दुष्कर्म किया गया। आर्मी ऑफिसर्स जिनके भरोसे हमारे देश की सुरक्षा है, उनके भी पार्टनर्स के साथ इस तरह की घटना 1 ही महीने पहले हुई थी। और उसके बाद तुरंत ये 2 घटनाएं एक के बाद एक जो हुई हैं, ये वाकई में बहुत बहुत ज्यादा चिंतित करने वाली हैं। और ये केवल यही प्रूव करती हैं कि महिलाएं न तो कार्य क्षेत्र में, न तो सड़क पर, और न तो किसी पब्लिक प्लेस पे, पिकनिक स्थल पर दिन दहाड़े भी सेफ नहीं है। डॉक्टर स्वास्तिका चक्रवर्ती, आप मुझे ये बताइए, देखिए अभी जिस तरीके से सिर्फ ये डॉक्टर प्रिया भावे ने जो गिनाया कि अभी 1 महीने पहले एक मानसिक रूप बीमार महिला के साथ सड़क पर बलात्कार किया गया, आर्मी के एक शख्स की फ्रेंड के साथ बदतमीजी की गई थी, अभद्रता की गई थी, लेकिन उसके और अब ये 2 मामले, इसके बीच में भी बहुत से मामले सामने आए हैं। और ये बात साफ है कि सारी खबर, जितने भी मामले होते हैं, हर खबर की शिकायत नहीं दर्ज कराई जाती है थाने में, कुछ के मामलों को रफा दफा भी कर दिया जाता है। आप एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करती हैं जहां पर कई तरीके के सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी खड़े होते हैं। आप समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? इस समय आज के जमाने में जो प्रेजेंट सिचुएशन है बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन ये आज से 100 वर्ष पूर्व भी यही था और आज से 100 वर्ष बाद भी यही स्थिति रहेगी अगर सरकार इसको सीरियसली न लेकर। अभी जैसे मैं सुन रही थी रिपोर्ट में कि हमारी सरकार संवेदनशील है और वो जल्दी से करना, अगर ऐसा है तो आरजी कौर कोलकाता के बाद फिर से उज्जैन और फिर से रीवा और अब इंदौर, ये तो दहलाने वाली खबर है। और अगर वर्क प्लेस में नहीं है, मैं मान सकती हूं कि अगर ऐसा हो रहा है और ये खबर नहीं है पुलिस को, और कौन ऐसे लोग हैं, क्यों पेट्रोलिंग सही नहीं है। मुझे ऐसी खबर है कि रात में पुलिस पेट्रोलिंग होती है, तो जब सड़क पर ऐसी दुर्घटना घट रही थी तो कहां थी हमारी पुलिस, कहां थे हमारे लोग? और तुरंत बताया ये जा रहा है इंदौर के बाद उन्हें पकड़ लिया गया, पकड़ लेने के बाद तुरंत रातों रात 3 घंटे के अंदर उसको सजा क्यों नहीं सुनाई गई? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं प्रूफ करने का? बिल्कुल, हमेशा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कमी कहां रह जाती है। जो दावे, खुशबू, कानून की हमेशा बात होती है ऐसे मामलों के बाद कि कानून कड़े होने चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप मुझे ये बताइए, देखिए हर बार कहा भी जाता है कि बहुत बदलाव किया गया है। अभी कोलकाता रेप केस के बाद से पूरे देश में हंगामा हुआ था, महिला की सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के दावे किए गए थे। राजनीति भी खूब ऐसे मामलों पर होती है। आपको क्या लगता है, क्या और सख्त कानून होना चाहिए ऐसे मामलों में? जो सजा का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसके चलते जो आरोपी होते हैं कहीं ना कहीं जहन में वो जो डर और खौफ होता है सजा का, वो कम हो जाता है। जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली आखिरी में कि कानून होने के बावजूद लोगों में डर नहीं है, लोगों में भय नहीं है इस चीज का। और ये चीज रिपीटेडली हम सुन रहे हैं, हर तीसरे दिन कोई न्यूज आती है जहाँ पे विमेन की मॉडेस्टी, रेप, गैंग रेप, चाइल्ड रेप,
इस तरीके की चीजें सामने आने लगती है, जबकि हमारे पास कड़े प्रावधान है इनको लेकर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका एनफोर्समेंट नहीं हो पाता है जिस तरीके से इनका एनफोर्समेंट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एनफोर्समेंट के बाद में जब सजा मिलने का समय आता है तो सजा इतने समय बाद मिलती है, या फिर ये लोग एविडेंस का इतना मिसयूज करते हैं या अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करते हैं कि उनको सजा नहीं मिल पाती है। तो वो समय, लंबा समय और सजा नहीं मिलना, ये दो कारण होते हैं जहां पे लोगों के मन में कोई भय या डर नहीं होता है कि ये चीज तो करी जा सकती है और इसको लेकर हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, हमारे पास में पावर है। तो यहाँ पर मैं पहले भी आपके शो पे बोल चुकी थी कि जब आप विमेन के अगेंस्ट की क्राइम की बात करते हैं, जैसे कि रेप हो गया, मॉडेस्टी ऑफ विमेन हो गया, आउटरीचिंग हर मॉडेस्टी, असॉल्ट हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, ये सारी चीजें स्टेट क्राइम अगेंस्ट स्टेट हो गए हैं। जहां पे आप ऐसी कंट्री की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी में कि इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई औरत फ्रीली कहीं घूम नहीं सकती है, दिन में नहीं घूम सकती है, रात में नहीं घूम सकती है, या उसके मन में अभी भी डर है कि प्रेस्टिजियस प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर हो गया या वैसा हो गया, वहां पे भी उनको डर है करने के लिए। तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे हम एक तरफ विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ये वाली चीजों में कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे जाएं, कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि उनकी बेटियां या उनकी वाइफ या उनके नियर एंड डियर वंस इस जगह पर जाएं जहां पर ये इस तरीके की वारदात होती है। तो पहला तो सॉल्यूशन ये है कि आप एज अ सरकार को बहुत कड़े प्रावधान लेने होंगे इस चीज को लेकर कि कोई भी ऐसे ग्रे एरियाज ना रहे सिटी में जहां पर कोई क्राइम कर ले और उसको डर ना हो। दूसरा, आप इन ग्रे एरियाज को जब स्पॉट कर लेते हैं तो वहां पे पेट्रोलिंग ज्यादा बढ़ा दें। तीसरा, जब इस तरीके की चीजें होती है तो वहां पे स्विफ्टली आप एक्ट करें। जो आपके बीएनएस जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं 1 जुलाई से जो एक्टिवेट हुए हैं, वो तीनों लॉज भी यही चीजें बोलते हैं कि किस तरीके से विमेन सेंट्रिक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई है, विमेन को लेकर प्रावधान लाए गए हैं जो लोगों को अभी भी नहीं पता है कि आप स्टेटमेंट अपने घर से दे सकते हैं, आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं है। जो लॉज में जो बदलाव हुआ है 1 जुलाई से, मैं इसके बारे में भी आपसे विस्तार से जानकारी लूंगी। हम सीमा सोलंकी का रुख कर लेते हैं। सीमा, जिस तरीके से बात हो रही है, अभी खुशबू ने कहा कि ऐसे हर जगह पर महिला को सुरक्षित फील होना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए ना, देखिए इतना बड़ा अस्पताल जहां पर कोई सोच भी पेरेंट्स नहीं सकते थे कि हमारी बेटी अस्पताल में जा रही है, डॉक्टर है, वहां पर उसको कोई खतरा हो सकता है। ऑफिस में अगर कोई महिला जा रही है, अब सभी पेरेंट्स के जहन में, एक लड़की के माता पिता के जहन में, परिवार में ये डर होता है, चाहे कितनी भी सेफ प्लेस पर लड़की जा रही है, कि हमारी बच्ची सेफ तो है, नहीं लगता है। 3 साल की छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। मुंबई महाराष्ट्र से ये खबर आई थी जहां पर 3 साल की, आप सोचिए 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है जो शायद बोल भी नहीं पाता है तरीके से, ऐसे इतने छोटी उम्र की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। कहां पर बच्ची सुरक्षित महसूस, कहां पर महिलाओं के लिए सुरक्षित महसूस करने वाली वो जगह होगी? कहीं नहीं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है मैम कि हमें ये सोचना होगा कि सुरक्षा किस तरीके से होगी, सुरक्षा किन लोगों के हाथ में है, सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, ये सबसे बड़ा दायित्व है। अगर जो लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रहे हैं वो क्या अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पा रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अगर स्कूल प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, कॉलेज प्लेस पे, पिकनिक प्लेस पर अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है, अपने पति के साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है, अपने पति के साथ वो घर से बाहर नहीं जा सकती, महिला अपने ऑफिस में नहीं जा सकती, तो बताइए कहाँ सुरक्षा, किस तरीके की सुरक्षा की हम बात करते हैं? जो हमारे देश के ठेकेदार हैं, जो हमारे प्रदेश के ठेकेदार हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी का जुम्मा ले रखा है, सिर्फ वो बातें करते हैं। ये बातें सही हैं क्या कि आप अपनी जिम्मेदारी, उनकी एक छोटी सी गलती या एक उनकी लापरवाही जो कि वो करते हैं, उसकी सजा एक महिला को पूरे जीवन उठानी पड़ती है। जैसे कि एक महिला जब रीवा में अपने पति के सामने लज्जित हुई और पूरे उसके साथ उसने अपनी आबरू को खोया है, उस चीज को सिर्फ वो समझ सकती है जिसने खोया है। प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने जो किया है, प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम संवेदनशील है। कहाँ संवेदनशील है? अगर संवेदनशील होते तो आज तक कितने केस हुए हैं, उन लोगों को सरेआम आप कुछ तो करो उनके लिए। जो चीज आप कर सकते हो, कम से कम एक व्यक्ति को सजा दोगे आप तो दूसरे लोग डरेंगे, भय का माहौल होगा और व्यक्ति कुछ भी करने से पहले एक बार डरेगा कि यार मैं इस तरह की कोई घटना को अंजाम दूंगा तो मेरा परिवार भी है पीछे और मुझे इन सब चीजों को फेस करना पड़ सकता है। एक भय, एक
वातावरण बनाना पड़ेगा प्रदेश सरकार को, कि ताकि कम से कम जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह सके। कहीं नहीं आज बड़ी पीड़ा के साथ देखने को मिल रहा है कि अपने पति के साथ वो घूमने भी नहीं जा सकते हैं, तो हम बच्चों की तो बात ही छोड़ दें। ये सवाल बिल्कुल हर बार उठता है कि कुछ ऐसा हो ताकि जहन में अपराधियों के कोई एक बार आगे इस तरीके की हरकत करने से पहले सोचे। हमेशा ये सवाल खड़ा हुआ, निर्भया कांड के बाद ऐसे तमाम बातें उठी कि अब आगे शायद देश में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी हालात लगभग वही हैं। 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, कुछ नहीं बदला है। सोनम छतवानी, आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक महिला जिसके साथ रेप हुआ है, जिंदगी भर तक उसका जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बाहर निकलकर बात करना, पूरी तरीके से महिला का किरदार बिल्कुल बदल जाता है। बहुत मुश्किल उसका जीवन हो जाता है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। किस तरीके से ऐसे में महिलाओं के साथ डील करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ पर लाया जाता है, कैसी मदद घर से ही वो हो कि ऐसी महिलाओं को, बच्चियों को हम घर से सपोर्ट देकर थोड़ा सा ठीक कर पाए। देखिए, आपने जो ये जो मुद्दा उठाया है वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बट 2-3 चीजें बिफोर वी कम टू द पॉइंट जहां आप घर और इन सब चीजों के बारे में कह रहे हैं। हमें ना हर चीज में नंबर 1 आने की आदत है। मुझे याद है जब कैलाश सत्यार्थी 2017 में भोपाल आए थे तो अनाउंसमेंट हुई थी कि मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जो डायरेक्ट फांसी देगा। अगर कोई एक्ट होता है तो फांसी दी जाएगी। हमने वो अनाउंसमेंट किया, जो कि ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे ये चीज आई तो ज्यादा मर्डर होने लगे, ज्यादा मारने लगे, गला दबा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। मैं आपको बहुत नियरेस्ट एक केस बताती हूँ। मेरा एक केस आया था जिनका गैंग रेप हुआ। शी वॉज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। ऑल ऑफ सडन उनके घर पे हमले होते हैं, तलवार आ जाती है, क्रिमिनल्स आ जाते हैं, क्रिमिनल आने के बाद और एक्ट्स हो जाते हैं, घर से निकलना बंद कर दिया जाता है। फाइनली शी हैज टू विड्रॉ अ केस और कोर्ट में वो झूठे एविडेंस देके जीत जाते हैं। अब इस 6 महीने के प्रोसेस में वो छुप छुप के नंबर बदल के फोन करते हैं कि मैं काउंसलिंग किससे करवाऊं, मैं बाहर कैसे निकलूं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मदद कौन करेगा? आप चलोगी कोर्ट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप कोर्ट चल के गवाही दोगे कि मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स बदल दिए गए? ये उसका कंक्लूजन है जो उसको समझ आया। जिस हालत में वो मेडिकल रूम के अंदर थी जहां वो इंस्पेक्शन हो रहा है, वहां पे डॉक्टर्स उनके ऊपर हंस रहे हैं कि अरे कितनों ने किया तुम्हारे साथ में। आप ये हम सिस्टम के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत आसानी से बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ऐसी और वो गवर्नमेंट ऐसे और ये ऐसा और वो ऐसा। आप समझिए जो मेडिकल ऑफिसर उसका एग्जामिनेशन कर रही हैं, शी हरसेल्फ इज अ वुमन। आप कितने आसानी से उनका मजाक उड़ा रहे हैं वहां पे। तो केसेस में ये नहीं देखा जाता है सिर्फ कि आप बहुत हो गया वहां पे गलत हुआ, यहाँ भी बहुत सारे एरर्स हैं। फैमिली कितना ही करना चाहे ऐसे में, क्योंकि ट्रॉमा बार बार रिवाइज होता है। इट इज नॉट इजी, इतना आसान नहीं है। बहुत से सपोर्ट ग्रुप्स हैं, बहुत से सोशल वर्कर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो आगे आके चुपचाप काम करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आगे आके बोलना चाहेंगे कि इसके साथ ये हुआ तो हम मदद करेंगे आगे आके। दिस इज द वेरी फर्स्ट। कुल मिलाकर आप कह रही हैं कि सोनम, आपकी बात से जो समझ में आया, नहीं होती है वो मदद, सिर्फ कह देते हैं, आगे बढ़कर कोई हाथ नहीं थामता। आप ये कह रही हैं, आप जिस तरीके से बता रही हैं। हाँ, ठीक है। हमारे साथ निर्मल कौर भी जुड़ गई हैं, पूर्व डीजीपी झारखंड। निर्मल मैम, अभी आपने सुना होगा जिस तरीके से सोनम छतवानी अभी बता रही थी। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या माहौल है, कुछ बदला नहीं है, हाल वही है जैसे पहले थे और आगे भी स्थिति कोई बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर्स जो मेडिकल करते हैं उनका क्या रवैया होता है, अभी बताया हमें सोनम ने, और आगे किस तरीके से रिपोर्ट्स तक बदल दी जाती हैं, यानी कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है। आप सोचिए, एक महिला जिसके साथ रेप हुआ है, जो दूसरा सामने वाला शख्स है वो इतना ओहदे पर है, उसकी पहुंच बहुत है कि वो मेडिकल रिपोर्ट तक बदलवा देता है, यानी कि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। से लेके उसके पहले बात का सब देख लीजिए। हर जगह नारी, इतना सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, पर नारी हर जगह अबला ही अबला है, कहीं सबला नहीं दिखाई दे रही।
और ये जैसे अभी सोनम मैडम जो पहले बोले डॉक्टर्स के बारे में, ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि जमशेदपुर में जब मैं एएसपी थी तो एक छोटी उम्र की लेडी के साथ, एक लड़की थी 18-20 साल की रही होगी, उसके साथ गैंग रेप हुआ था। तो जब उसका वो होता है ना फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है रेप के बाद, नहीं तो आप प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारा सेमन था, बहुत सारा। तो जब वो सेमन को थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, निकाल रहे थे स्वाब्स या इंजेक्शन से, तो आई रिमेम्बर कि वो डॉक्टर और जो पैरामेडिकल एक नर्स थी, नर्स टाइप की या वो दाई टाइप की जो वहाँ रहती है, आया टाइप की, ये लोग सब मिलके बहुत ही फूहड़ और अश्लील तरीके से मजाक कर रही थी, हंस रही थी। मतलब बिल्कुल संवेदना नहीं है। हमको सेंसिटाइज करने लोगों को, देखिए समाज का कोई भी हिस्सा सेंसिटाइज नहीं है। डॉक्टर तो बहुत पढ़ी लिखी चीज है, और नर्स का तो काम ही है लोगों को केयर प्रोवाइड करना। और जो मेडिकल प्रोफेशन में है उनका तो वो तो केयर गिवर्स हैं। वो क्या किसी का केयर गिवर करेंगे अगर आपके साथ एक तो दुर्घटना हुई, इतना बड़ा भीषण कांड हुआ, दुर्घटना हो गई या जो भी किस कारणवश जो भी हुआ, ऊपर से आपके ऊपर सारा समाज हंस रहा है, और वो हंसी की शुरुआत हो गई आपके फोरेंसिक एग्जामिनेशन जी जी, ताकि आपको उस समय लगे कि मेरे साथ ही कुछ गलत है, तभी ना लोग मेरे पर हंस रहे हैं। और ये पूरा समाज, मतलब समाज में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए किस तरह से नारियों को सिर्फ हवस का सामान समझा जा रहा है, और मतलब कोई डिग्निटी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, इतनी स्कीमें चलाते हैं महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ये करो। अब अभया को तो पढ़ा भी दिया माँ बाप ने, डॉक्टर बना दिया, बचा तो नहीं पाए। तो बातें हमारी बहुत बड़ी बड़ी है, परंतु हमारे जो समाज का है, और इसके लिए खाली आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात हम लोग बहुत करते हैं, और मैं भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक छोटा सा भाग रही हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेवारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की से एब्डिकेट नहीं करती, पर मैं ये कह रही हूँ कि समाज के हर तबके का, हर अंग का, हर भाग जो समाज का है उसकी ये जिम्मेवारी है। अब डॉक्टर की देखिए संवेदनहीनता, वहीं से शुरुआत हो गई, वहीं से नींव पड़ गई कि कुछ लड़की के साथ गलत है जो उसके साथ ऐसा हुआ, तभी ना लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यही बात बाद में समाज में होती है, और जो दबंग लोग रहते हैं वो तो बच के निकल जाते हैं कहीं भी। अब आप का प्रमाण पूरा हटा देते हैं, गवाही देने धमकाते कि गवाही देने आए तो देख लेंगे। और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इतना मतलब स्क्यूड है अपराधी की फेवर में कि विक्टिम को कभी न्याय नहीं मिलता, विक्टिम बेचारा तो ऐसे ही रह जाता है। और वो कहते हैं ना ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है, अब तो खैर बदली हैं चीजें कुछ कुछ सेक्शंस में, इंक्लूडिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, कि 999 अपराधी चाहे भाग जाएं, पर एक भी इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। जी, तो बहुत बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। और जिस तरीके से अभी हमें निर्मल जी ने बताया कि जब पीड़िता ऐसे मामले में डॉक्टर के पास जाती है, शुरुआत वहीं से हो जाती है, एक तरीके से टॉर्चर, पहले से ही बहुत बड़ा टॉर्चर महिला के साथ हुआ होता है, और जो मदद उसको डॉक्टरी तौर पर मिलनी चाहिए, डॉक्टर की टीम की तरफ से मिलनी चाहिए, वहां पर किस तरीके से जो बिहेव है उसके साथ किया जाता है एक रेप पीड़िता के साथ। डॉक्टर प्रिया भावे, आप कुछ कहना चाहती हैं शायद? जी जी, मैंने बहुत ध्यान से जो बातें हैं वो सुनी है। मेरा ऐसा सोचना है कि ये जो बात की जा रही है कि जब डॉक्टर्स के पास पीड़िता आती है तो इसके बहुत ही सेट गाइडलाइंस हैं। जी, जब हम माइनर्स को डील करते हैं, जब हम किसी महिला के साथ एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसके बिल्कुल सेट गाइडलाइंस हैं। और ये गाइडलाइंस जो हैं, जो भी लोग इसमें रहते हैं तैनात, उनमें सर्कुलेटेड हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि डॉक्टर्स मजाक उड़ाते हैं। ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, ये रूल नहीं है कि हर जगह पीड़िता यदि जाएगी तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। डॉक्टर प्रिया, आप ठीक कह रही है कि हर जगह नहीं होता है, लेकिन निर्मल जी और सोनम ने भी ये वही आंखों देखा वो हाल बताया कि ये होता है, और बहुत जगह पर ये होता है कि आप डॉक्टर के पास हिम्मत नहीं करते हैं जाने की, क्योंकि वहां पर आपको, आपने कहा जी, देखिए इसमें दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सोनल जी ने बताया कि इसके जो मनोवैज्ञानिक परिणाम है वो कैसे हैं, पर इसके गैंग रेप के बहुत गंभीर शारीरिक परिणाम महिला को भुगतने पड़ सकते हैं। जब महिला इस तरह के किसी इंसिडेंट का शिकार होती है तो जानलेवा बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV या एड्स, ये सब का भी वो महिला शिकार हो सकती है। तो साथ ही साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो ये बात केवल मेंटल हेल्थ नहीं, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है उसके एक्चुअल हेल्थ के ऊपर भी। और इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सेट हैं, उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। और ये जो फैसिलिटी है ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है, इसकी गाइडलाइंस भी जो है वो अवेलेबल है। लास्ट एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहूँगी कि जब ये इंसिडेंसेस रिपीटेडली होते रहते हैं, आपके ही चैनल ने पिछले महीने कवर किया था 45 गैंग रेप्स जो MP में हुए हैं उनको,
तो जब ये इंसिडेंसेस लगातार होते रहते हैं तो एज अ सोसाइटी हम कहीं ना कहीं डिसेंसिटाइज तो नहीं हो रहे हैं कि हर दिन हम उठ के यही देखते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश दिल दहल गया था, उसके बाद लगातार एक के बाद एक और अभी अंतराल छोटा होता जा रहा है। तो ये इसके ऊपर एक प्रेसिडेंस बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं ये समझती हूँ कि सरकार यदि अभी नहीं जागी तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और हमारा प्रदेश महिलाओं के लिए बिल्कुल असुरक्षित है, ये प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल। और सीमा, आपका ये बहुत लंबे वक्त से ऐसी महिलाओं के लिए आप काम करती रही हैं, आपको पता है कि किस तरीके का सोसाइटी में आपको क्या लगता है कि क्या वो चेंज, क्योंकि आप बहुत टाइम से इस तरफ काम कर रही हैं, क्या वो बदलाव एक महिला होने के नाते आपको लगता है, जब ऐसी महिलाओं से भी आप डील करती हैं, ऐसी महिलाओं की मदद करती हैं, कहाँ वो बदलाव और कौन सा बदलाव आपको लगता है कि होना चाहिए? क्योंकि देखिए ऐसे मामलों पर राजनीति बहुत होती है। अब ये जो 2 मामले आए हैं इन पे भी बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है, लेकिन असल में काम कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली मैम, जब महिला के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो उस घटना के बाद सबसे पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो क्षेत्रीय थाने की होती है, जहां पर जब अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस प्रशासन के पास जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर वो है कि वो लोग अगर इस चीज को समझ ले और उस चीज को बड़ी गंभीरता से ले ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब महिलाएं इस तरह से अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए जाती है, जो कुछ मामले तो हाइलाइट्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामले तो ऐसे होते हैं कि जहां को महिलाओं को उल्टे पांव वहां से वापस आना पड़ता है, कोई उनकी सुनवाई तक नहीं करता है। ऐसे कई मामले हैं जिन महिलाओं की सुनवाई नहीं हुई है और बेचारी अपना दुख दर्द लेकर घर पर बैठ गई है। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि पुलिस प्रशासन ऐसी व्यवस्थाएं जोड़ कर रखे और उसको अपनी ईमानदारी के साथ उस चीज को निभाए। अगर वो वहां से उन लोगों को थोड़ा सा इंसाफ मिलने की 50% भी अगर उनको सपोर्ट मिल जाता है तो एक हिम्मत और ताकत के साथ वो अपनी लड़ाई लड़ सकती है और इन चीजों के लिए जो रोकथाम होनी चाहिए वो हो सकती है। कुछ हिस्सों तक, कुछ परसेंटेज तक वहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा मिल सकती है महिलाओं को। क्या महिलाओं को आप बातचीत करती हैं, क्या इस बात की जानकारी है कि अब उन्हें जो नए कानून बने हैं, ये खुशबू ने ही कुछ वक्त पहले जानकारी मुझे दी थी कि अब उन्हें थाने भी जाने की जरूरत नहीं है, घर उनकी आकर उनकी शिकायत दर्ज होती है, जो भी नजदीकी संबंधित थाना उनका होता है। क्या ये नए कानून में जो बदलाव हुए हैं जानकारी महिलाओं को थोड़ी बहुत है? मैम, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, 60% हमारे यहाँ पर से ग्रामीण महिलाएं रहती हैं। उन महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है और अगर कानून की जानकारी भी होती है तो उस कानून व्यवस्था तक उनको पहुंचने के लिए वो संसाधन की आवश्यकता होती है जो क्षेत्र में प्रोवाइड नहीं होते हैं। इसलिए वो सबसे ज्यादा इजी और सुरक्षित स्थान अपना समझती है क्षेत्रीय थाना, है ना। तो क्षेत्रीय थानों पर वो जाती है, वहां पर पुलिस प्रशासन से और सीधा और सिंपल तरीके से वही एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। सुविधाएं क्या है, फोन्स, किसी को चलाना आता नहीं है, किसी को किस तरीके से कहाँ से सुरक्षा लेनी है, वो सुरक्षा तक कैसे पहुंचेगी, कब आएगी, ये तो सब बात की व्यवस्थाएं हैं। तब तक तो काफी समय हो जाता है। हम भी जानते हैं कि अगर हम 102 पे फोन करते हैं तो वही 100 पे 100 डायल करते हैं तो वो भी पूरी घटना हो जाती है, उसके बाद पहुंचती है व्यवस्थाएं। तो उन चीजों का कुछ नहीं हो सकता मैम। अगर हम हमारे क्षेत्र के जो क्षेत्रीय थाने हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा उनसे हमें मिलनी चाहिए और उन्हें हम इतनी मजबूती थे। हमने बनाया क्यों है उनको? इसीलिए बनाया है कि हमें सुरक्षा मिल सके, सुरक्षित रह सके। बहुत जमीनी तौर पर जो जुड़ी हुई बातें आप वो करें, बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज असलियत में क्या है और कहाँ क्या जाता है। खुशबू, अभी कुछ देर पहले आपने वो नए कानून में जो बदलाव हुए हैं, महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं ऐसे मामलों में, हम चाहेंगे आप हमें, हमारे दर्शकों को समझाएं कि अब बदलाव के बाद किस तरीके से उनको इस्तेमाल एक महिला कर सकती है ऐसे मामलों में, ताकि जो मदद है और उस सुनवाई जो उस महिला की है वो जल्द से जल्द हो। तो शुरुआत कर लेते हैं हम। पहली चीज शुरुआत होती है कंप्लेंट से। तो जो कंप्लेंट है आपकी या फिर जो FIR है, ये कंपलसरी रजिस्टर होना है और इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। जो आपका जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो इस चीज में कोई डिले नहीं कर सकता। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई, अब अगर इसमें भी साइबर रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं तो आप cybercrime.gov.in पे भी जा सकते हैं। अगर वहां पे हरासमेंट हो रही है तो आप गोपनीय तरीके से अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऑनलाइन तरीके से क्राइम हो रही है, ये आपका गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है। दूसरा जो चेंज आया है वो आपके सेक्शन 6471
और 74 से 79 जो आपके BNSS नए वाले हैं, वहां पे ये बोलते हैं कि जब भी FIR हो रही है वहां पर वो रिकॉर्ड की जाए और वो रिकॉर्ड करने के समय वीडियोग्राफी की जाए उस रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफी स्टेटमेंट करनी की। बहुत की जाती है। खुशबू माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त की कमी है। शुक्रिया खुशबू, आपने तमाम जानकारी और जो अपडेट हमें दिया नए लॉ से जुड़ा हुआ। डॉक्टर प्रिया भावे, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर स्वास्तिका, सीमा सोलंकी, सोनम छतवानी और निर्मल कौर, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।